नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा पर। फर्स्ट एड हम सभी को सिखाया जाता है, कभी ना कभी स्कूल्स में हम सभी ने फर्स्ट एड के बारे में जरूर जाना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर अभी हमसे कोई इस बारे में पूछे या कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए या किसी और को ऐसी सिचुएशन में देखें तो क्या हम उनकी मदद कर पाएंगे? क्या हम किसी और को या अपने आप को किसी इमरजेंसी से प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाल पाएंगे? शायद हम सभी का जवाब होगा नहीं। लेकिन घबराइए मत, आपके इसी नहीं को हाँ में बदलने के लिए पीएमसी हिंदी चैनल आप सभी के लिए लेकर आया है फर्स्ट एड स्पेशल शो। जी हाँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड के बारे में, कई ऐसी सिचुएशंस के बारे में जहां पर हमें प्राथमिक चिकित्सा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट एमबीबीएस डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी का, जो इस विषय पर हमारी सभी मंशाओं को और सभी चिंताओं को दूर करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, फर्स्ट एड जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फिर भी इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते चले आते हैं, हमें लगता है इसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे समझना चाहूँगी कि फर्स्ट एड, बाकी की जो चीज़ों पर जाएंगे, बाकी के जो टॉपिक्स पर जाएंगे वो आगे जाएंगे, लेकिन आपसे पहले समझूंगी कि ये जो फर्स्ट एड है ये क्या होता है और ये कितना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिले। फर्स्ट एड तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई ऐसी बात हो, चक्कर आना है, बेहोश होना है, सांस की तकलीफ हो, कोई चोट लगी है जिसमें खून बह भी सकता है, नहीं भी बह सकता है, जिसमें हम नॉर्मली हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल जाने से पहले या हॉस्पिटल जाने के दौरान क्या किया जा सकता है, और यहाँ पर एनर्जी मेडिसिन, सुजोक एक्यूप्रेशर अगर हम थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बार तो हम किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, बेहोश हो गया है हार्ट अटैक की वजह से, या किसी को सफोकेशन में सांस नहीं आ रही है उस कारण से वो फेंट हो गया हो, तो ऐसे ऐसी जगहों पे तो लाइफ सेविंग मेथड भी हो सकता है फर्स्ट एड का मेथड। तो सभी को जानकारी तो होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में समस्या तो भुगतनी पड़ती है, प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम जितनी जल्दी टैकल हो जाए उतना ईजिली उसको मैनेज किया जा सकता है। उसकी सिवियरिटी उतनी कम हो रहती है, नहीं तो सिवियरिटी बढ़ जाती है। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्कूल्स में बच्चे गर्मी के दौरान या फिर प्रेयर के दौरान बेहोश होकर गिर जाते हैं। कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इस सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर गर्मी के कारण अगर चक्कर खाए हैं या गिरे हैं, तो गर्मी के इफ़ेक्ट को पहले कम करना है। तो गर्मी के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए फ़ैन के नीचे या खुली हवा के नीचे लेकर आना है। और जो गर्मी, अब जैसे हम जूते पहनते हैं, तो जूतों से हमारा तलवा गर्म होता है, उससे शरीर में गर्माहट बढ़ती है, तो जूतों को उतार दें। उसके बाद फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे ने ब्रेकफ़ास्ट किया है। अगर किया है तो ग्लूकोज़ का लेवल ठीक होगा। अगर ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है, अगर ऐसा सस्पिशन हो कि ग्लूकोज़ का लेवल कम हुआ हो, तो कोई मीठी चीज़, कोई चॉकलेट या बिस्किट खाने को दे सकते हैं। ग्लूकोज़ के लेवल कम होने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। चक्कर आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो हमें कारणों के हिसाब से देखना होगा। गर्मी की बात है तो खुली हवा से या ठंडी हवा से चीज़ें ठीक होंगी। ग्लूकोज़ की बात है तो कुछ खिलाना होगा। और अगर इस ज़्यादा सीरियस मामला है तो यहाँ पर हम पता करेंगे पेरेंट्स से कि क्या कोई और भी मामला है, तो वैसे तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी मेडिसिन में, एनर्जी मेडिसिन में जानकारी हो, तो हम दूसरे कंडीशंस को भी, जैसे हीमोग्लोबिन का कम होना है या किसी को ऑक्सीजन की तकलीफ होती है, तो हम उसके लिए फिर LU4 ऑक्सीजन पॉइंट पर काम कर सकते हैं। अगर सांस की तकलीफ का पता है कि सांस की तकलीफ होती है, तो LU4 ऑक्सीजन पॉइंट पर काम किया जा सकता है।
सर, जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर कोई बच्चा ऐसे बेहोश हो जाता है तो उसकी हम कई चीज़ों पर बात करके प्राथमिक उपचार उनको दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर उनकी सिचुएशन किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभी मेट्रो लाइफ हम सभी की हो चुकी है, तो मेट्रो में या भीड़ के दौरान लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया की जो प्रॉब्लम होती है, तो इस दौरान क्या हम प्राथमिक उपचार लें जिससे कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है इन कारणों से तो उसको राहत मिले? भीड़ में अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी की संभावना है। अब अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग कैपेसिटी होती है, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, उसको टॉलरेट करने की। अगर टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम है, तो थोड़े से भीड़ से, थोड़ी-सी गर्मी से परेशानी हो जाती है। अगर साँस की तकलीफ है, तो खुली हवा में ले जाना फ़ायदेमंद होगा, फ़ैन के नीचे। तो ये एक्सटर्नली हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। इंटरनली हम एनर्जी में बदलाव कर सकते हैं एलयू4 ऑक्सीजन पॉइंट से। एलयू4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, वो हमारे आर्म पर होता है और एलयू4 को ऑक्सीजन पॉइंट भी कहा जाता है। एलयू4 का मसाज करेंगे, तो हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को बढ़ाता है। फिर इसके अलावा हम HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमारी छोटी उँगली के टिप पे होता है, हम उसका भी मसाज कर सकते हैं। HT9 के एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने से हमारा हार्ट जो है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। जो आपने HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, तो क्या सर हम इस पॉइंट का उपयोग कभी भी कर सकते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर लो या हाई हो गया हो और उस यस, कारण वो फेंट हो जाए? बहुत बढ़िया। अगर कोई लो बीपी का बेहोश होता है, जी। तब HT9 का हम काम करते हैं। तब हम पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट और नाक के नीचे GV26.5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं जब कोई लो बीपी के कारण बेहोश है। अब कैसे हम पता करें कि व्यक्ति लो बीपी के कारण बेहोश हुआ है या दूसरे कारण, यानी कि हाई बीपी ही होता है? 2 तरीका है। हम उसके पल्स को पकड़ें, कलाई पे हम पल्स को फ़ील कर सकते हैं। अगर पल्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो हाई बीपी का पर्सन है। या तो अगर हम कोई फैमिली मेंबर पास में है और पता है कि हाँ, ये इसे लो बीपी या हाई बीपी की समस्या होती है, तो हम वैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है, हम चेक कर सकते हैं। अगर फीबल पल्स है, वीक पल्स है, नॉर्मली हमारा पल्स जितना होता है, उससे अगर पल्स जो है उतनी ताकत उसमें नहीं लग रही है, तो ये व्यक्ति लो बीपी का है। लो बीपी के कंडीशन में हम HT9 तो करेंगे ही, उससे हार्ट एक्टिव होता है। पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे, टोन करेंगे और GV26.5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसको टोन करेंगे। तो लो है तो हमें एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमें टोन करना है। लेकिन अगर हाई बीपी का पेशेंट है, तो पल्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तब वहाँ पर हम HT9 पे काम नहीं करते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ GV26.5 को सेडेट करते हैं, लगातार दबा के रखते हैं। और जो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसमें से एक K1 का यूज़ होता है हाई बीपी के कंडीशन में। जो इन और यांग 2 तरह की हमारे शरीर में नाड़ी है और ये मेल और फीमेल में भी अलग-अलग है। अगर मेल है, मेल में राइट K1 यांग है और लेफ्ट K1 इन है। तो अगर एनर्जी बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई एनर्जी यांग की वजह से होती है, यांग इज ए फायर, तो हम इन पर काम करेंगे। यानी कि बाएं पैर के अगर मेल है और मेल हाई बीपी का कंडीशन है, तो बाएं पैर में K1 पर मसाज करेंगे। और हाई बीपी वाली समस्या जनरली मेल में ही ज़्यादा होती है, फीमेल में लो बीपी की समस्या ज़्यादा होती है। हाई बीपी में हमें इसे लगातार दबा के रखना है। अगर समर का मौसम है, तो हम अपने हाथ से दबाने के अलावा एक बर्फ़ का टुकड़ा लेकर हम बर्फ़ के टुकड़े से भी दबा सकते हैं, तो बर्फ़ का भी कूलिंग इफ़ेक्ट एक जाएगा। समर के टाइम में बर्फ़ का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सर, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये है कि K1 जो पॉइंट है, वो आप बताते हैं कि वो किडनी का पॉइंट है। तो जब ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट से रिलेट करता है, तो वहाँ पर हम K1 क्यों यूज़ कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर हार्ट पे और किडनी पे दोनों पे निर्भर करता है। ब्लड को छानता है किडनी। अब छानने के बाद ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो एक्स्ट्रा अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया है, तो हमारा खून डाइल्यूट होने लगेगा, उसका प्रेशर कम होगा। तो किडनी जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को शरीर से बाहर निकाल देता है।
अगर हमने पानी कम पिया है, एक वाटर को बाहर नहीं निकाल सकते, तो ब्लड जो है वो डेंस होने लग जाएगा, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट भी चाहिए और किडनी भी चाहिए, दोनों का रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बन रहा था कि हार्ट पर अगर हमारा ब्लड का इश्यू है तो हम हार्ट को और किडनी को लेकर क्यों चलें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे, मेरे साथ और भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी क्लैरिटी इस पर मिली होगी। हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स ना सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। हार्ट के ब्लड फ्लो के लिए हार्ट पर काम करना होता है, किडनी पे काम करना होता है। इन दोनों पे जब हम काम कर चुके हैं, दोनों को नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं, तो हम लीवर पे भी जा सकते हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। फिर लिवर पर जाने का कितना, उससे उससे कितना असर पड़ता है सर? अगर एसटी9 पे हमने काम कर लिया, अगर लो बीपी का पर्सन है, हमने एसटी9 पे काम कर लिया, K1 पे काम कर लिया, जी। व्यक्ति होश में आ जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ इन केस, जो कि कम संभावना है, तो हम LV3 पर भी मसाज कर सकते हैं। लीवर 3 पर मसाज करेंगे, तो वो बीपी को बढ़ाएगा। ये वाक़ई में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। सर, लेकिन ऐसा होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो हम लोगों को ऐसा होता है कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इतना हमें याद नहीं रहता, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है उस दौरान कि हम ये नहीं सोचते कि कौन-सा पॉइंट इनका प्रेस करें। तो हम ऐसी सिचुएशन में और क्या अल्टरनेट या फर्स्ट एड ले सकते हैं जिससे कि सिचुएशन थोड़ी-सी और बैलेंस्ड हो जाए? देखिए एनर्जी पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन्हें तो हमें याद रखना सीखना पड़ेगा, अगर हमें इसका फ़ायदा लेना है तो। अगर हम ये समझेंगे कि ये महत्वपूर्ण है, ये एलोपैथी से भी अधिक महत्वपूर्ण है, हॉस्पिटल जाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे इमरजेंसी है, तो हॉस्पिटल हम जा सकते हैं, ले जाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि इन चीज़ों को करने से, और मैं जब अपने पेशेंट्स को, लोगों को बताता हूँ, तो कई सारे ऐसे मेरे पेशेंट बताते हैं कि उन्होंने पॉइंट्स को दबाकर खुद ही मैनेज कर लिया और हॉस्पिटल उनको नहीं जाना पड़ा। तो हमें एनर्जी पॉइंट को, एक्यूप्रेशर पॉइंट को महत्व देकर समझना चाहिए। सही टाइम पर ये बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर है कि अगर ब्लड प्रेशर का मामला है, तो हम किन कंडीशन में लिटाएं और किन कंडीशन में बिठाएं, उसका फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अगर हाई बीपी का पर्सन है, तो उसे लिटा कर ही रखना चाहिए। लेटने से हम जल्दी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो लेटने से बीपी कम डाउन होगा। लेकिन अगर लो बीपी का पर्सन है, तब तो बैठा के रखना चाहिए, और हम उसको हार्ट को भी पीछे से थपकी दे सकते हैं। अगर बिल्कुल क्लियर कट केस है कि यहाँ लो बीपी ही है। लो बीपी में मैं बता रहा था कि पल्स रेट को फ़ील करके एक पता कर सकते हैं। पल्स रेट के अलावा एक दूसरा तरीका होता है जीभ को देखकर। जीभ को हम देखेंगे। हमें अपनी जीभ को आई मिरर के सामने देखेंगे, तो हमें पता होता है कि कितना वो पिंक होता है, एक नॉर्मल टंग। अगर टंग जो है लाल है, तो वो हाई बीपी का केस होता है। अगर टंग जो है वो सफ़ेद है, गुलाबी, नॉर्मल गुलाबी होता है, अगर वो सफ़ेद है, तो वो लो बीपी का केस है। तो उसके बेसिस पे भी हम पॉइंट पर काम कर सकते हैं। तो महिलाओं में लो बीपी का कंडीशन ज़्यादा कॉमन होता है। तो हम हार्ट को भी पीछे से थपकी दे सकते हैं, उससे भी हार्ट जो है वो उसका एक्टिवनेस बढ़ेगा। सर, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हाई बीपी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको हम लिटाएँ, तो लेटने में उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको बैठने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको चक्कर आने लगता है ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से भी। तो नहीं, यहाँ पर बात है कि जब वो सपोर्ट लेकर बैठेंगे जी। ना, तो उनको थोड़ा ईज़ी होगा। जो ब्लड का फ्लो है, वो ब्लड हार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा, है ना? लो बीपी वाले पर्सन को बैठ कर अधिक रहना चाहिए। तो सर, क्या ऐसा जो सुनने में आता है, जो लोग यूज़ करते हैं कि पानी में नमक डाल करके या फिर कॉफ़ी का सेवन कराकर ब्लड प्रेशर को थोड़ा हाई किया जा सकता है, जिससे कि जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको थोड़ी-सी राहत मिले। क्या ये कितने हद तक हम यह ले बात सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें ब्लड के ऑस्मोलिटी, उसका जो घनत्व है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम नमकीन पानी लेते हैं, नमकीन कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लो बीपी के केस में कॉफ़ी लेने से, कॉफ़ी है तो थोड़ा गर्म है, अगर हम थोड़ी भीतर गर्माहट को बढ़ाएँगे, एसटी9 को मसाज करने से, LV3 को मसाज करने से, यांग K1, महिलाओं में लेफ्ट K1 इज़ यांग, उसका मसाज करने से भी बीपी बढ़ेगा। तो हम गर्मी को इंटरनली एक्यूप्रेशर से भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम बाहर से सप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी
भी काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस टॉपिक पर जो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि आगे से जब किसी का भी ब्लड प्रेशर लो या हाई होगा तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे कि वो लो है या हाई है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें फर्स्ट एड दे पाएंगे। सर इसी के साथ बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, नेज़ल ब्लीडिंग। तो नेज़ल ब्लीडिंग जब होती है लोगों को जो मेनली जो ये जो समस्या देखी जाती है, ये गर्मियों के टाइम पर ही देखी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि नेज़ल ब्लीडिंग क्या होती है और क्यों होती है? देखिए, नेज़ल ब्लीडिंग या नक्सीर फूटना जी। गर्मी के समय होती है। बेसिकली है तो ये हमारी स्प्लीन ची का वीकनेस, लेकिन नाक के रीजन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हैं, तो गर्मी के प्रभाव से वो टूट गई, फट गई, तो उसका जो खून है वो बाहर आ रहा है। तो खून से हम घबराते हैं। जनरली ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी यही है कि अगर वो ब्लड का एक बूंद भी देख लेते हैं तो वो घबराते हैं। हाँ, केयर तो करने की जरूरत खैर है ही, हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो गर्मी के प्रभाव से अगर हुआ है तो हमें गर्मी के इफेक्ट को कम करना है और साथ ही साथ अपने स्प्लीन ची को मजबूत करना है। जो गर्मी के प्रभाव को कम करने का प्रोसीजर है, जो कि हम यहाँ पर बर्फ रख कर सकते हैं। बर्फ ना हो तो डायरेक्ट हम इसे दबा कर सकते हैं, तो इससे टेम्परली वो कम होगा, ब्लीडिंग होनी बंद होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर में भी ब्लीडिंग ना हो, जो कि एक्यूट कंडीशन में भी हम कर सकते हैं। GV26.5 को सिलेक्ट करने के बाद हम ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम टोन कर सकते हैं। बारी बारी से भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी स्प्लीन ची मजबूत होगी। वैसे स्प्लीन ची को मजबूत करने के हमारे शरीर में कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जब चूंकि फेस का मामला है तो ST3 एक अच्छा पॉइंट है जो नज़दीक में है। तो ठंडापन चाहिए, नाक से खून बहने की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस ये जो विषय है इस पर भी क्लैरिटी देने के लिए। सर अब अगला जो विषय है वो है फिट्स, या फिर हम आम भाषा में जो समझें, आम भाषा में दौरों के नाम से इसको जाना जाता है कि लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं। मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, जी हाँ। तो आपसे मैं समझना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में जब किसी को फिट्स आने लगे, तो वहाँ पर हम क्या प्राथमिक उपचार दें? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको फिट्स आता है उनको डॉक्टर कहते हैं कभी इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? क्योंकि फिट्स की भी वैसे डिग्री होती है, वो माइनर है या पूरी बॉडी में होने वाला है। पूरी बॉडी में होने वाला है जिसमें बेहोशी भी हो जाती है कई बार, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। कभी कभी किसी को झाग आता है, किसी को शरीर में कंपन होता है। अब ये कंपन किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे, जैसे हाथ में हो सकता है या पूरी बॉडी में हो सकता है। तो अगर दौरे के कारण, मिर्गी के दौरे के कारण अगर कोई गिर के बेहोश हो जाता है तो उस गिरने के कारण भी चोट लग सकती है। तो मिर्गी के दौरे के को पहचानना और अर्ली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहला मैनेजमेंट, जब अगर कोई मिर्गी के दौरे से बेहोश हो गया है, इनफैक्ट या कहीं भी कोई गिर जाता है, तो सबसे पहले हम उसको नॉर्मल प्रॉपर स्पेस देते हैं। मतलब वो प्रॉपर लेटे, जितना अवेलेबल स्पेस हो, क्योंकि अब कौन कहाँ पर किस तरह से गिरा है। प्रॉपर जो योगासन में शवासन सबसे अच्छा लेटने का आसन माना गया है, तो उसमें सबसे आइडियली पेशेंट को लेटाना चाहिए। और उसके बाद जो सिर है वो साइड में करना चाहिए। अगर फुल फ्लेज्ड मिर्गी का दौरा है, बंदे को अपना होश नहीं रहता, तो उसका अपना टंग भी उसके नेजल ट्रैक को ब्लॉक कर सकता है। तो अगर साइड में फेस है, चाहे तो पेशेंट को करवट भी दिला सकते हैं, तो सांस की तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहला मेजर तो वो है। फिर नाक के नीचे यहाँ पर हम GV26.5 को सेडेट करते हैं। अब यहाँ पर है कि अगर पर्सन सेमी कॉन्शियस है तो वो रेसिस्ट भी करेगा, लेकिन अगर हमें डाउट है कि उसको दौरा आया है, अगर नॉर्मल पर्सन को अगर हम यहाँ पे सेडेट कर देंगे तो उससे कोई जो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मिर्गी का सस्पिशन भी अगर है, अगर मिर्गी का दौरा है अगर पर्सन होश में नहीं है, फिर तो हम आराम से दबा सकते हैं। अगर वो सेमी कॉन्शियस है तो अपने हाथ से रेसिस्ट भी कर सकता है।
तो हमें उसके रेसिस्टेंस को इग्नोर करते हुए, क्योंकि नॉर्मल पर्सन में अगर हम इसे दबा दें 2 मिनट के लिए तो कोई नुकसान नहीं है। 1 मिनट या 2 मिनट वो तुरंत जो दौरा है वो रुक जाता है। अगर शरीर में कंपन हो रही हो, अगर हम इसे दबा के रखें 1 मिनट के अंदर कंपन बंद हो जाता है। हम 2 मिनट भी दबा के रख सकते हैं। ध्यान ये रखना कि हमें सेडेट करना है, तो हमें लगातार दबा के ही रखना है। हम यहाँ गलती से मसाज नहीं करें, नहीं तो ये दौरा जिस एनर्जी के कारण हुआ है वो एनर्जी और बढ़ रही है, यांग एनर्जी और बढ़ रही है ना, फायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है अगर हम मसाज कर देते हैं तो हमें इसे लगातार दबा के रखना है। तुरंत बंदा होश में आ जाएगा। बंदा जब होश में आ गया तो उसे हम बैठा दें, और अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। एपिलेप्सी के पेशेंट्स, जो मिर्गी के दौरे के पेशेंट्स हैं, अगर वो नॉर्मल केस में भी अगर इस पॉइंट को रोज वो 3 बार 1 मिनट से 2 मिनट के लिए इसे दबाएं, खुद से भी दबा सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर भी दबा सकता है, सेडेट करना है। हाँ, तब उसका मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा। पहले फ्रीक्वेंसी कम होगी और फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर घर पर है तो यहाँ पर काला रंग भी लगा सकते हैं, जो कलर थेरेपी है यहाँ पर, तो कलर थेरेपी से भी उसका सजेशन होता रहेगा। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एंजाइटी की वजह से भी लोगों को होता है चक्कर आने की समस्या। और तो अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट फिर करना जरूरी है। देखिए, जो एक्यूट केस है, जो इमरजेंसी केस है, बहुत बार क्रोनिक केसेस को प्रॉपरली टैकल नहीं करने की वजह से वो इमरजेंसी बन जाती है। तो अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी को हम मैनेज करने के लिए हम योग निद्रा करते हैं। नॉर्मल केस में अगर योग निद्रा करते रहें रेगुलर, तो एंजाइटी को बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो मिर्गी के दौरे को इस तरह से हम मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये जो फिट्स के बारे में आपने बताया, इस पर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या कुछ करना है, इसके बारे में जो आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब समझेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक पर जब लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो सुनने में आता है कि कई तरह के हार्ट अटैक होते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि यदि आप किसी को साइलेंट हार्ट अटैक आया है तो उसको पहले तो डायग्नोस कैसे करें, देन उसके बाद प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं? देखिए, साइलेंट हार्ट अटैक प्रॉपरली हम बोलते हैं डायबिटीज के केस में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। और हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं कि पहले घबराहट होती है। नॉर्मल हार्ट अटैक जो होता है, जिसको मेडिकल टर्म एंजाइना है, तो उसमें पहले दर्द होती है, अचानक से तेज दर्द होती है, और वो दर्द बाएं हाथ में रेडिएट होता है। जो उसके जो क्लासिकल प्रॉपर सिम्टम्स हैं साइलेंट हार्ट अटैक, जो कि डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा होता है, क्लासिकल सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है और पता नहीं चलता है, कन्फ्यूजन रहता है कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं है। अगर तेज दर्द है, अचानक दर्द है, दर्द के साथ पसीना छूट गया है, दर्द बाएं तरफ रेडिएट हो रहा है, ये हार्ट अटैक के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। हार्ट अटैक की पहचान है ये सारे लक्षण। साइलेंट में इसमें से कोई भी एक लक्षण हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तकलीफ हो सकती है। तो डायबिटिक्स के पेशेंट्स को अपना ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज एक बड़ी बीमारी अब मानने लग गए हैं। वो उसका एक कारण यही है, क्योंकि इसका प्रभाव हार्ट पर भी जाता है। तो डायबिटिक्स के पर्सन को अपने हार्ट का केयर करने की विशेष ज़रूरत है। तो हम इमरजेंसी मेजर के बेसिस पर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी हार्ट अटैक का डाउट हो तो हम हार्ट मेरिडियन का जो आखिरी पॉइंट है HT9, विंड ची होती है यहाँ पर, एक पार्टिकुलर ची है, 5 तरह की ची है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका है उसको फुल्ली एक्टिवेट करने का कि हम यहाँ से एक बूंद खून निकाल दें। जो डायबिटीज में शुगर नापने की मशीन होती है उससे हम करते हैं। तो हम छोटी उंगली में ही एक प्रिक करके 1 बूंद या 2 बूंद खून निकाल दें। तो 1 बूंद या 2 बूंद खून हमने निकाला, तो अगर यहाँ पर वैक्यूम बन गया, ब्लड भीतर से आया, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम बनेगा। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अंदर से ब्लड और ची जो है, ब्लड जो है वो ची को फॉलो करता है। प्रैक्टिकली ब्लड और ची साथ साथ है। एनर्जी, ब्लड दौड़ेगा और एनर्जी दौड़ेगी, तो पूरा नाड़ी जो है वो एक एक्टिव हो जाएगा। तो वो जो रश होगा ची का, वो जो अटैक आया, अटैक मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं
उनको वो सप्लाई करता है ब्लड, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन, तो वो एक्टिव हो जाएगा। वो सप्लाई, हार्ट की मसल्स को सप्लाई वो फिर से चालू हो जाएगी। अगर हम ब्लीड करने की व्यवस्था है तो छोटी उंगली से हम ब्लीड कर दें। अगर ब्लीड करने की व्यवस्था नहीं है तो हम इसको दांत से जोर से काट लें, जितना मैक्सिमम जोर से हम काट सकते हैं। अगर हम इस पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दें तो इससे भी हमारी हार्ट मेरिडियन एक्टिव हो जाएगी ना। दांत से नहीं काटना चाहें तो हम अपने हाथ से साइड से पकड़कर इसको जोर से इसका मसाज कर सकते हैं, जितना जोर से। अब यहाँ पे हमें दर्द का नहीं देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि अभी हमें हार्ट को एक्टिव करना है। अगर हार्ट एक्टिव हो गया तो जान भी अगर बचने की संभावना है। बहुत बार जो जानलेवा होता है, अगर हार्ट मेरिडियन एक्टिव हो गया तो जानलेवा ये नहीं रहेगा। हमें ST9 को एक्टिवेट करना चाहिए। उसके ST9 को एक्टिवेट करने के अलावा 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। ST9 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ST9 पर ही हम सबसे अधिक समय दें। उसके बाद फिर हम ST4, 5, 6, 7 इन चारों को भी हम एक्टिवेट करने के लिए हम इसका मसाज कर सकते हैं 4 to 7 की ओर। लेकिन ST9 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके स्टिमुलस पे, उसके एक्टिवेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ये ST9 का स्टिमुलस ST4 से 7 का स्टिमुलस अगर ठीक से कर लेते हैं तो बहुत बार जो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है वो नहीं आएगी, मरीज की जान नहीं जाएगी। हार्ट अटैक में ये लाइफ सेविंग मेजर है। इस पॉइंट को सभी लोग समझ कर रखें। अगर डाउट किसी पर्सन को होता है तो कर देने में कोई बुराई नहीं है। नॉर्मल पर्सन को अगर एक बूंद खून निकल जाएगा, अगर खून निकालने की व्यवस्था हो जाती है तो, या हमने यहाँ पर जोर से काट लिया या स्टिमुलेट कर लिया तो उसका कोई नुकसान नहीं है एक नॉर्मल पर्सन में। लेकिन हार्ट अटैक के केस में हार्ट पेशेंट को अगर पता है कि ये पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो ये जान बचा सकता है। हार्ट अटैक इज ए नंबर 1 किलर। दुनिया में जो मौतें होती हैं स्वास्थ्य कारणों से, उसमें सबसे अधिक मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। तो यह जानकारी CPR देने की ट्रेनिंग होती है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हार्ट एक्टिव है तो फिर अपने इंटरनली वो फिर खुद ही काम कर लेगा। CPR देना, CPR तो तब दिया जाता है जब हार्ट पता चल गया कि पल्स अब नहीं आ रही है ना। CPR ST9 को मसाज करने के बाद पल्स एक्टिव हो, चल पड़ेगी, पर्सन अलर्ट हो जाएगा। अगर कोई पर्सन अलर्ट है, होश में है, तो वो CPR देने की जरूरत नहीं पड़ती है। CPR देने से भी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें चेस्ट पर थंपिंग करते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ST9 को स्टिमुलेट करना है। अगर ये करते हैं तो इट इज़ ए लाइफ सेविंग मेजर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जो आपने बताया, जैसे कि आपने बताया कि हार्ट अटैक जो है विश्व में मौतों की जो संख्या होती है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट सामने आते हैं कि हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मरीजों की, लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। सर, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि कान में कुछ चला जाना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो कान में कोई चींटी या कोई कीड़ा चला जाता है, तो तब हम और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि अब ये निकलेगा कैसे, क्योंकि अंदर जाकर उसके लिए भी वो चीज़, वो जगह नहीं है, तो वो इधर-उधर जाता है जिससे कि हम परेशान भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? यस, ये भी एक कॉमन कंडीशन है, परेशान करने वाली सिचुएशन है। कान के आगे हमारे यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जिसका नाम है SI19। जब हम जबड़े को खोलें, बंद करें, तो जो जबड़े का यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है, कान और जबड़े का ये जो जंक्शन है, यहाँ पर एक गड्ढा फील होगा। इस गड्ढे को हम दबा कर रखें। यहाँ हमें सेडेट करना है, कंटिन्यूस प्रेशर दबा कर रखते हुए कान, जो कान में गया है उस कान को नीचे की तरफ करेंगे और हेड को सेक करेंगे। अपने सिर को हिलाना है उस पॉइंट को दबाए हुए। जब हम ऐसा करते हैं तो कान में जो गया हुआ है वो बाहर निकल जाता है। SI19 को सेडेट करना, कान में जो गया हुआ होगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इसके साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, यदि किसी को चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो फिर क्या करें? जैसे कि कोई अगर गिर जाता है तो उसके घुटनों में लग जाती है चोट, या फिर एल्बोज में लग जाती है, तो फिर क्या प्राथमिक उपचार दें? बहुत अच्छे। जब भी चोट लगती है, इसको एनर्जी मेडिसिन में हम यांग का एक्सेस मानते हैं। यांग एक्सेस, यांग की ऊर्जा ज़्यादा है, हमें यांग की ऊर्जा को कम करना है, और यांग जो है वो ज़्यादा हाथों में कम किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सुजोक के बारे में थोड़ा बात करूँगा। सुजोक में हमारे पूरे शरीर का कॉरेस्पॉन्डेंस हथेली पर और तलवों पर देखा जाता है। हथेली पर हम यहाँ भी देखते हैं। हमारे मेन बॉडी से 5 एक्सटेंशन है, 4 लिम्ब है, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर। और हमारा जो पाम का है, मेन पाम का हिस्सा, उससे 5 फिंगर्स हैं। तो ये 5 एक्सटेंशन, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर, ये 5 उंगलियों जैसे हैं। और इसमें भी ये अंगूठा जो है वो हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 4 फिंगर हैं ये हमारे 4 लिम्ब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें बीच में 2 पैर हैं। अगर हम हाथ को नॉर्मल रखते हैं तो ये दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ये नीचे जा रही है। तो मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इसको हम पैर मानते हैं, और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर इसको हम हाथ मानते हैं। अब जिस भी जगह पे चोट लगी है उसका सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस हमें पहचानना है। अगर पैर में चोट लगी है तो हम मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर पर काम करेंगे। अगर हाथ में चोट लगी है तो हम इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर पे काम करेंगे। अब हाथ या पैर का कॉरेस्पॉन्डेंस आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम ज्वाइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पैर में घुटने का ज्वाइंट पहला ज्वाइंट है और उसके नीचे एंकल का ज्वाइंट है। तो हमारे ये जो पैर की उंगली है उसमें जो ऊपर का ज्वाइंट है, पहला ज्वाइंट, वो घुटने का ज्वाइंट हुआ, और उसके जो नीचे का ज्वाइंट है वो एंकल का ज्वाइंट। तो अगर घुटने पे चोट लगी है तो हम इस घुटने के कॉरेस्पॉन्डेंस को हाथों से दबा के रखेंगे। 1 मिनट तक दबा के रखने के बाद हम यहाँ पर चारों तरफ ब्लैक कलर का प्रयोग कर लें। जैसे मान लीजिए अगर दाहिने घुटने में चोट लगा है तो हमारा मिडिल फिंगर जो है ये राइट लेग को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम राइट घुटने के लिए हम इस ज्वाइंट के चारों तरफ से ब्लैक कलर लगा देंगे। तो जब हम इस फिंगर पे चारों तरफ से ब्लैक कलर लगाएंगे तो ये ब्लैक कलर राइट नी में, इसका इफेक्ट राइट नी में जाएगा और वहां की यांग ची कम होने लग जाएगी। ब्लैक कलर यांग को कम करता है। राइट लेग दाहिने हाथ में ये वाली फिंगर होगी, लेकिन अगर हम बाएं हाथ में देखेंगे तो जो रिंग फिंगर है ये हमारे राइट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम दोनों हाथों में कर सकते हैं ब्लैक कलर का प्रयोग अगर घुटने का चोट है। तो अगर एल्बो में चोट है तो हम एल्बो का आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर ये हमारे हाथ हैं। हाथ में पहला ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट रिस्ट ज्वाइंट। अगर एल्बो का चोट है तो हम एल्बो को ब्लैक कलर करेंगे। अगर रिस्ट का है तो हम रिस्ट को ब्लैक कलर करेंगे। तो ब्लैक कलर करके जो अगर छोटे साधारण चोट है, गुम चोट बोलते हैं, मेडिकली स्प्रेन की मसल्स की इंजरी हुई है, तो वहां पर ब्लैक कलर से हम काम चला सकते हैं। अगर ब्लीडिंग वाली इंजरी है, जहां पर ब्लीडिंग है, तो हमें तो किसी साफ कपड़े को लेकर ब्लीडिंग को तो बंद करना ही चाहिए। जहां पर ब्लीडिंग हो रही है उससे ऊपर के जगह पर भी हम प्रेशर लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर चोट ज़्यादा लगी है और पैर से खून बह रहा है, जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर हम साफ कपड़े को दबाकर वहाँ पर हमने खून को बंद किया। उसके ऊपर हम किसी टॉर्निक्वेट से, किसी रस्सी से हम उस जगह को बांध सकते हैं, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो खून को जमने में आसानी होगी। अगर खून बंद हो जाता है तो टॉर्निक्वेट बाद में खोल सकते हैं, या टॉर्निक्वेट लगे अगर थोड़ा सा पेन हो भी रहा है, अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो टॉर्निक्वेट लगाकर वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। जहाँ पे एक्चुअल ब्लीडिंग साइट है वहाँ पर टॉर्निक्वेट लगाने के अलावा हम सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी उंगली के बेस में रबर का बैंड लगा सकते हैं।
सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस में हम रबर का बैंड जब लगाएंगे तो अंगुली थोड़ी नीली होने लगेगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। तो जब अंगुलियों में सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर पैर में चोट लगी है, पैर से खून बह रहा है, तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा लेग है, दाहिना लेग इस हाथ में ये है और इस हाथ में, बाएं हाथ में रिंग फिंगर है, तो हमने अगर बेस पे रबर बैंड लगा दिया तो खून का बहना स्लो हो जाएगा। खून अगर कोई चोट लगी है और खून बह रहा है, खून बह जाने की वजह से भी कभी कभी ये जानलेवा हो जाता है। फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर हमारे पास जानकारी है तो हम ब्लड के बहने को कम कर सकते हैं। छोटी मोटी चोट है तो सिर्फ हम ब्लैक कलर लगाकर छोड़ सकते हैं। रबर बैंड की अगर ब्लीडिंग केस नहीं है फिर रबर बैंड की जरूरत नहीं। रबर बैंड तब है जब ब्लीडिंग हो रही हो। कॉरेस्पॉन्डेंस को यहाँ समझना है और उस पर काम करना है। गर्मी का मौसम है तो हम इस कॉरेस्पॉन्डेंस को बर्फ वाले पानी में भी डिप कर सकते हैं। बर्फ वाले पानी में जब हम डिप करेंगे अपने उस कॉरेस्पॉन्डेंस को, या हम पूरी कलाई तक का हिस्सा पानी में हमने डुबा लिया, लेकिन ये गर्मी में ही काम आएगा, विंटर में तो हम नहीं कर सकते। विंटर में से ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो ठंडे पानी, बर्फ वाली पानी से भी यांग कम होता है। यांग कम होने से इंजुरी में हमको जल्दी रिलीफ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इस पर व्याख्यान आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगला जो टॉपिक है वो है स्नेक बाइट का। स्नेक बाइट जैसे कि क्योंकि हम लोग डर जाते हैं जब सांप के काटने की बात सुनाई देती है या फिर किसी बिच्छू के काटने की बात सुनाई देती है तो हम खुद डर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिसको सांप ने या बिच्छू ने काटा है उसको क्या प्राथमिक उपचार दें जिससे कि उसकी जान पर ना बनाए और उसकी जान बच सके? देखिए, स्कॉर्पियन बाइट तो जानलेवा नहीं होती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ज़्यादातर केस में छोटे बच्चों को अगर काटा हो तो अलग बात है, लेकिन एडल्ट में स्कॉर्पियन बाइट तो जानलेवा नहीं होती है। लेकिन हाँ, दर्द होता है, तकलीफ होती है। हाँ, तो स्कॉर्पियन बाइट हो या इंसेक्ट बाइट हो, ऐसा बाइट जिसमें कि दर्द हो रही है, जलन हो रही है, तो यहाँ पर हम जो जलन है वो भी एक यांग है। हमें यांग को कम करना है, इन को बढ़ाना है। तो इन को बढ़ाने के लिए हमारे पैर में अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है K6। हम उस K6 को मसाज करेंगे और K6 पर ब्लैक कलर लगाएंगे। तो स्कॉर्पियन बाइट में, इंसेक्ट बाइट में ये ब्लैक कलर बहुत हेल्प करेगा। K6 पर ब्लैक कलर लगाने के अलावा, K6 पर लगाने के बाद हम GB41 पर या गॉल ब्लैडर के दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे भी हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। उससे भी यांग कम होने से जलन और दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। जो स्नेक बाइट है वो बिल्कुल डिफरेंट केस है। स्नेक बाइट में तो हॉस्पिटलाइजेशन पर जाना जरूरी है और वहाँ पर पेशेंट को अलर्ट रहना। वैसे हर एक स्नेक भी जानलेवा नहीं होता। हर एक स्नेक बाइट, उस स्नेक को पहचानना एक बात है। वैसे अब हमारे अगर ज़्यादातर श्रोता अगर शहरों के हैं तो उनके लिए रियल लाइफ सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन अगर गांव में हमारे श्रोता हों तो जहरीले सांप की प्रजातियां काफ़ी कम है। वास्तव में देखा जाए सिर्फ 4 प्रजातियां, कि मैं गांव में रहा हूं, गांव में सांप देखे हैं, सिर्फ 4 प्रजातियां ही जहर वाली होती हैं। कई प्रजातियां हैं जहर वाली नहीं है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में भी डरते रहते हैं। तो हर एक स्नेक बाइट से परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। स्नेक बाइट में अलर्ट रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मरीज सोए नहीं, सोने पर वो अधिक नुकसान होता है। जगाए रखना जरूरी है और फिर हॉस्पिटलाइज होकर एंटी स्नेक वेनम हम यूज करेंगे तब भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। स्नेक बाइट के मामले में तो जगाए रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या जैसे कि बताया जाता है कि जहाँ पर भी स्नेक ने काटा है, यदि ये पैर में काटा है या हाथ में काटा है तो उस एरिया को बांध देना चाहिए उसके ऊपर, उसके हाँ, ऊपर। जहाँ पर भी है, हाँ। जिस अगर लिम्स पे है तो उससे ऊपर के एरिया में बांधने की जी। उसका प्रभाव ऊपर तक नहीं पहुंचे। अब बांध देना ज़्यादा सेफ मेजर है जब तक हम नहीं पहुंचे हैं हॉस्पिटलाइजेशन में या किसी एक्सपर्ट के पास, क्योंकि जिस एरिया में अगर सांप होता है तो उस एरिया में सांप के एक्सपर्ट जानने वाले भी होते हैं, जानकार भी होते हैं, जो दांत के निशान को देखकर ही बता सकते हैं कि ये जहरीले सांप का है कि
बिना जहर वाले सांप का है। अगर बिना जहर वाले सांप का है फिर तो कुछ घबराने की ज़रूरत है नहीं, है ना? तो बाँधना तो एक एहतियात के तौर पे अच्छी बात है, ज़रूरी बात है। सर, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कई बार लोग डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। तो कोई ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जहाँ जब जिससे कि लोगों को थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो और उनका जो घबराहट है, डर है वो कम हो? बिल्कुल। देखिए, डर पे काम करना तो एक हमेशा एक लॉन्ग टर्म मेजर है ना? हर व्यक्ति को अपने डर पे काम करना चाहिए, डर को समझना चाहिए। डर को समझने के लिए जिस सब्जेक्ट से हमें डर लगता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। उस सब्जेक्ट पर हम नॉलेज को इकट्ठा करें, हम डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देखें, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को सुनें, तो नॉलेज आने से डर कम होगा। डर का एंटीडोट नॉलेज है और करेज भी है। हम अपने भीतर के करेज को बढ़ा सकते हैं, है ना? तो करेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए हम इसके अलावा जो एनर्जी पॉइंट पे हमें जो काम करना है, एक इंस्टेंट में जो घबराहट होती है ना? किसी किसी पैनिक अटैक होता है, तो वहाँ पर तो हम PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। कोई भी सिचुएशन में हम परेशान होते हैं कि ये सिचुएशन क्या हो गई है? बहुत बार वो सिचुएशन ज़्यादा घबराने वाली नहीं होती है। अगर किसी समझदार व्यक्ति के पास जाएँगे, तो बोले इस सिचुएशन को बहुत ईज़िली हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घबराहट हो जाती है। तो घबराहट को कम करने के लिए हमें PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना चाहिए। हमारी कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथों में हम इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करें, टोन करें, मसाज करें, अप एंड डाउन मसाज कर सकते हैं। ये चीज़ बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन आएगा। और डर को कम करने के लिए तो हमें किडनी पर काम करना है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमने अभी देखा, इंसेक्ट बाइट में, स्कॉर्पियन बाइट में या किसी भी, तो K6 पर हम दोनों K6 पर मसाज करें और ब्लैक कलर लगा के रखें, तो ये हमारे डर को कम करेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेजर में भी यूज़फुल है, सिर्फ उस समय के लिए नहीं है। ये जिसको भीतर डर है, उसको अपने पे करते रहना चाहिए। सर, अगला जो टॉपिक है, जो विषय है, मैं उसके बारे में आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि ये जो विषय है, जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये है बर्निंग या फिर जल जाना। तो जब जब भी कोई जल जाता है या फिर ऐसी किसी घटना का शिकार होता है, तो बहुत सारे ख़्याल दिल में आने लगते हैं कि क्या किया जाए? क्योंकि जब कोई जल गया है, तो उस पर कुछ लगा नहीं सकते, उसको कुछ उड़ा नहीं सकते, उस पर कोई कपड़ा नहीं रख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या प्राथमिक उपचार दें? यहाँ पर सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत हेल्पफुल है। सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस के कंसेप्ट को हम समझें, जिस भी पोर्शन में हम हमारा पूरी बॉडी का कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे चारों लिम्स पे है। दोनों हाथ, दोनों हथेलियाँ और दोनों पैर। हथेलियाँ ज़्यादा यूज़फुल हैं क्योंकि हथेलियाँ ज़्यादा फ्री हैं, ज़्यादा ऊपर है होती हैं और हम इसको ज़्यादा ईज़िली पकड़ के कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे, जिस जगह पर का बर्न है। अगर पैर का बर्न है, तो हम पैर के उँगलियों पर हम बर्फ़ लगाएँगे या ब्लैक कलर करेंगे। अगर हाथ का बर्न है, अगर एक हाथ का बर्न है, तो दूसरे हाथ में हम हाथ का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस को हम बर्फ़ लगाएँगे। अगर गर्मी का मौसम है तो, नहीं है तो हम वहाँ पर उसको ठंडे पानी से हम वहाँ पर कपड़ा लगा सकते हैं और बाद में ठंडे पानी का कपड़ा भी कितने देर लगा के रखेंगे, हम बाद में वहाँ पर ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस को हम अगर ब्लैक कलर करते हैं या ठंडा करते हैं, तो ये उस समय तो सिचुएशन को काबू में लाएगा ही, बट हीलिंग में भी बहुत मदद करेगा। जो हम मेडिकल में मेन स्ट्रीम मेडिकल में जो हम बर्न के लिए मेजर लगाते हैं, उसकी हीलिंग में भी सुजोग बहुत हेल्प कर सकता है, अगर ये हमारे पास नॉलेज हो तो, कि हमें सुजोग के कॉरेस्पॉन्डेंस पे करना चाहिए। फिंगर कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा हम एक कनेक्शन यह भी समझें कि हमारा जो घुटना है, हमारे घुटना हमारे एल्बो से जुड़ा होता है। हमारा जो एंकल है, टखना, वो हमारे रिस्ट से जुड़ा होता है। तो अगर घुटने की समस्या है, तो हम उसी साइड में, अगर बाएँ घुटने में अगर तकलीफ़ लगी है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिस्टम हमने ब्लीडिंग में या इंजरी में, चोट लगने में भी काम आ सकता है। हम घुटने के लिए हम एल्बो पर ठंडापन ला सकते हैं। एंकल पर बर्न हुआ है, तो हम रिस्ट पर ठंडापन ला सकते हैं। तो ठंडापन आएगा, तो वो बॉडी कूल होने से रिलीफ शुरू हो जाएगा। जो हम कुछ क्रीम लगाने की सोचते हैं, वो क्रीम क्या है, वो स्किन पर
इन्फेक्शन को कम करने के लिए और नया लेयर लाने के लिए होता है। तो नया लेयर आना तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, तुरंत नहीं हो सकता। वो बर्निंग सेंसेशन अगर कम हो जाए तो एक राहत मिल जाएगी ना। कॉरेस्पॉन्डेंस को हम ठंडा करके बहुत अच्छा हम फायदा ले सकते हैं। हमें बस इस कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को याद रखना चाहिए। घुटना है तो उसी साइड के या अपोजिट साइड में भी जा सकते हैं। घुटने के लिए हमें एल्बो पे करना है, टखने के लिए एंकल के लिए हमें रिस्ट पे करना है, मेन जॉइंट पे करने के साथ साथ हमें फिंगर्स पे करना है। अगर हाथों का है तो दूसरे हाथ में हम हैंड के जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उस पर काम कर सकते हैं। अगर पेट का है तो हम हथेली पर कर सकते हैं। अगर पीठ का है तो हम उसके पीछे के हिस्से पे कर सकते हैं। ठंडे पानी की पट्टी और थोड़ी देर के बाद जब पानी ड्राई हो चुका हो, सूख चुका हो, तो फिर ब्लैक कलर। वाओ सर, इतनी अद्भुत इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि हमारा जो हाथ है वो हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और हम किस तरह से अपने इन पॉइंट्स पर काम करके अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स और काम कर सकते हैं। अगर सिर का बर्न है, चेहरे पे जल गए हैं, तो अंगूठे को हम ठंडे पानी की पट्टी से लपेट सकते हैं और बाद में हम वहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। वाओ सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन हम लोगों में इतनी ज़्यादा हम कहें कि आम तौर पर नहीं सुनने को मिलती है। जो आपने बताया, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर काम करके हम अपनी जो लाइफ में जो छोटी-छोटी परेशानियाँ जो हो जाती हैं, उनमें इन प्राथमिक उपचारों को अपनाकर अपने जीवन को थोड़ा सरल बना सकते बिल्कुल। हैं। सर, इसी के साथ अब बात करेंगे ट्रैवल सिकनेस पर। तो कई बार जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको ट्रैवल सिकनेस होने लगती है, यानी कि वॉमिटिंग आने लगती है सफ़र के दौरान, या घबराहट होने लगती है, जी मचलाने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फर्स्ट एड यूज़ करें? देखिए, जिन लोगों को ये तकलीफ होती है, उनको ट्रैवल से जस्ट पहले भोजन नहीं लेना चाहिए या लाइट लेना चाहिए, है ना? अगर हमारा स्टमक फिल्ड है, जो हमारे कंटेंट बाहर आता है, उल्टी आती है, तो हमारा स्टमक का कंटेंट ही ऊपर आता है। अगर स्टमक में कंटेंट नहीं हो या कम हो, तो ऊपर आने की संभावना कम रहेगी। तो सफ़र शुरुआत करने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले भोजन नहीं करें, जिनको ये तकलीफ होती है। लेकिन अगर ये बात पता नहीं है और हो भी रही है, या हम खाली पेट हैं, तो भी हो रही है, ब्रेकफ़ास्ट किया है, तो भी हो रही है, तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। ट्रैवल सिकनेस में जो नौजिया और वोमिटिंग है, नौजिया वोमिटिंग को हम कम करने के लिए PC6 एक्यूप्रेशर पे काम करें। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे रिस्ट पे 3 अंगुल नीचे है, चौड़ाई से सेंटर पे। दोनों हाथ में हम बारी-बारी से इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज हम एक बार में 2 मिनट करेंगे और ऐसा हर घंटे थोड़ी-थोड़ी देर पे, जब तक सफ़र जारी है तब तक हम मसाज कर सकते हैं। परहेज़ के तौर पे भी हम कर सकते हैं। अब जिस पर्सन को पता है कि मुझे कभी भी उल्टी का मन हो सकता है, तो आप थोड़ी-थोड़ी देर पर अपने दोनों हाथ में बारी-बारी से PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते रहें। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के अलावा हम अपान वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा प्रयोग करने से जो नौजिया या वोमिटिंग होती है और उसी कारण से जी मचलाता है, तो ये अपान वायु को कंट्रोल, उसके को कम कर देगा अपान वायु मुद्रा का प्रयोग। तो इस मुद्रा को हम 5 मिनट से 15 मिनट तक बहुत सेफली आराम से लगा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा भी, थोड़ा 5 मिनट हमने उसको मोड़ के रखा, थोड़ा देर बाद खोल लिया, PC6 कर लिया, बाद में फिर से ये लगा लिया। तो PC6 और अपान वायु मुद्रा के प्रयोग से ट्रैवल सिकनेस से बहुत आसानी से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जी सर। सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। कई बार ऐसी सिचुएशन सामने आती है जब हम खाना खाते हैं और खाना अटक जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पे ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैं फिर से आऊँगा, जो कि हार्ट अटैक के मामले में काम आया था। ST9 को का एक नाम, दूसरा नाम इमरजेंसी पॉइंट भी है, इसको इमरजेंसी पॉइंट भी कह सकते हैं। हमने कई सारे इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी पॉइंट देखे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो हम एक ST9 को हम कर सकते हैं, हम ST9 को मसाज करना शुरू कर दें। ST9 को जब हम मसाज करेंगे, तो ये हमारे सिस्टम में हार्ट ची और लीवर ची उसको स्ट्रीमलाइन कर देता है, उसको राइट डायरेक्शन में मूव कराता है, तो वो कंडीशन ठीक हो जाएगी। दोनों हाथ में हम बारी-बारी से
ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, इसे टोन करें। ST9 इज ए वेरी गुड इमरजेंसी पॉइंट। थैंक यू सो मच सर, ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें लगता है कि हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये नॉलेज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो और इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम नॉलेज, जो यूज़फुल नॉलेज है, जो हमें आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है, इस सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात पीएमसी हिंदी चैनल पर एक और नए कार्यक्रम, एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।